ठीक है भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ। अब कल अपन ने द्विकुंडलित डीएनए की बात की थी, और द्विकुंडलित डीएनए में अपन ने डबल हेलिक्स डीएनए का संरचना देखी थी। और अपन ने ये देखा था लास्ट में कि जो डीएनए का अध्ययन वॉटसन एंड क्रिक ने किया था वो कौन सा था? बी डीएनए। बी डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स था या लेफ्ट हैंडेड? और उसका व्यास कितना था, यानी डायमीटर कितना था? मतलब दोनों रज्जुकों के मध्य दूरी कितनी थी? 20 एंगस्ट्रॉम। और शारक जोड़े घुमाव कितने थे प्रति घुमाव? एक पूरे टर्न में, एक पूरे घुमाव में कितने शारक जोड़े थे? 10। तो ये तो लक्षण अपन ने किसका देखा था? बी डीएनए का। अब इसके अलावा हमारे पास एक प्रकार का और डीएनए आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जेड। जेड डीएनए आपको ध्यान में रखना है कैसा होता है? राइट हैंडेड ना होकर लेफ्ट हैंडेड। देखो, अगर क्लॉकवाइज दिशा में कुंडलित हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज दिशा में डीएनए घूम रहा है तो वो राइट हैंडेड हेलिक्स है। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स डीएनए कौन सा है? जेड डीएनए होता है। इसका डायमीटर होता है 18.4 एंगस्ट्रॉम, और इसमें कितने शारक जोड़े प्रति घुमाव होते हैं? 12। ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके पास एक ए डीएनए और एक सी डीएनए। ए डीएनए आपको पता होना चाहिए राइट हैंडेड हेलिक्स है। उसमें दो रज्जुकों के मध्य दूरी 23 एंगस्ट्रॉम और 11 बेस पेयर प्रति घुमाव। सी डीएनए भी राइट हैंडेड हेलिक्स है। 19 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर और 9.33 बेस पेयर प्रति घुमाव। ये आपको आंकड़े ध्यान में रखने हैं। मुख्य डीएनए तो कौन सा था? बी डीएनए। उसके अलावा ये डीएनए ध्यान में रखने हैं। सवाल आ सकता है कौन सा ऐसा डीएनए है जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है? तो ये इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स एकमात्र डीएनए कौन सा है? जेड डीएनए। ये बता। मतलब वो घुमा, वो हेलिक्स टर्न हो जाता है फिर उस पर। हाँ, क्यों बीच में आप अब ये ऐसे नहीं घूम सकता। ठीक है, आओ अब देखो, दो तीन चीजें करें। फर्स्ट स्लाइड ये भैया, ये लिख लिया। अब देखो, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे मानव डीएनए की मैं बात करूं, तो अगर मैं यहां पर मानव डीएनए यानी ह्यूमन डीएनए लिखता हूं, तो मानव डीएनए के अंदर कुल कितने युग्मक, क्षारक युग्मक होते हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर।
ये मानव डीएनए की कौन सी अवस्था है? द्विगुणित। तो मानव डीएनए में या मानव डीएनए की द्विगुणित मात्रा में कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अब मेरा पहला सवाल यह है कि अगर मानव डीएनए द्विगुणित, मानव डीएनए में इतने बेस पेयर्स हैं, तो आपको तीन चीजें पता लगानी है। इनमें कुल न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होगी, कुल ग्लाइकोसिडिक बंध कितने होंगे, और कुल फॉस्फोडाइएस्टर बंध कितने होंगे। ठीक है, मैंने आपको मानव डीएनए दिया, और चौथी एक और चीज निकाल सकते हो, मानव डीएनए की लंबाई या लेंथ कितनी होगी। तो मानव डीएनए द्विगुणित मानव डीएनए है। द्विगुणित मानव डीएनए में कितने बेस पेयर्स हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9। इस आधार पर कुल न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या, कुल ग्लाइकोसिडिक बंध, कुल फॉस्फोडाइएस्टर बंध, और मानव डीएनए की लंबाई। आया किसी का आंसर? निकला आंसर? देखो, सबसे पहले तो आपके पास बेस पेयर की बात करें तो देखो, ए और टी, ए और टी कितने बेस पेयर हैं? एक। ए और टी मिलाकर बेस पेयर कितने हैं? एक। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? दो। भाई हम लोगों ने जूते पहने हुए, जूते है कितने? दो। लेकिन जोड़ी कितने हैं? एक। तो ए और टी बेस पेयर, जोड़ा कितना है? एक। लेकिन कुल न्यूक्लियोटाइड्स कितने? दो। तो अगर मानव डीएनए में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर हैं, तो कुल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो गए? इसके डबल, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2, है ना। ए और टी अगर एक बेस पेयर है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो गए? दो। तो टोटल बेस पेयर से अगर आपको न्यूक्लियोटाइड्स निकालने हो तो उसका क्या कर दो? डबल। जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ग्लाइकोसिडिक बंध हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध भी सेम 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2। जितने न्यूक्लियोटाइड्स उतने ग्लाइकोसिडिक बंध। अब फॉस्फोडाइएस्टर बंध में अपन एक कम करते थे, लेकिन एक रज्जुक में एक कम करोगे, दूसरे रज्जुक में
एक और कम करोगे तो आपके पास 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2, दो फॉस्फोडाइस्टर बंद कम करेंगे। एक फॉस्फोडाइस्टर बंद तो इस रज्जुक में और दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इस रज्जुक में। तो टोटल कितने कम करोगे? दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कम कर लोगे। लंबाई या लेंथ, एक बेस, दो बेस पेयर होते हैं, ये एक ये दो, दोनों बेस पेयर के मध्य दूरी कितनी थी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9, तो मल्टीप्लाई कर ले। 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3.4 इंटू 10 की पावर -10, ये निकालोगे तो लगभग लगभग डीएनए की लंबाई 2.25 मीटर आएगी। क्लियर है ये बात सबको? न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या जितने भाई जितने बेस पेयर हैं, बेस पेयर का डबल कर दो तो न्यूक्लियोटाइड्स, जितने न्यूक्लियोटाइड्स उतने ग्लाइकोसिडिक बंद, फॉस्फोडाइस्टर बंद। एक रज्जुक में एक कम होगा, दूसरे रज्जुक में एक और कम हो जाएगा, दो कम हो गए। और लंबाई अपन ने निकाल ली, दो बेस पेयर के मध्य दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ऐसे कितने बेस पेयर हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9, तो लंबाई कितनी आ गई? 2.25 मीटर लंबा। पक्का? क्लियर सबको? ठीक, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे डीएनए विकृतीकरण या डीएनए डीनेचरेशन। ले लो आगे। ठीक है भाई, अब हमारे पास आता है डीएनए डीनेचरेशन या जिसे हम कहते हैं डीएनए विकृतीकरण। अब देखो, ये हमारे पास डीएनए है और डीएनए में दोनों रज्जुक किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध। दोनों रज्जुकों को कौन जोड़ के रखता है? हाइड्रोजन बंध। तो विकृतीकरण का मतलब है जब हाइड्रोजन बंध टूट जाए, और हाइड्रोजन बंध टूटने के बाद द्विरज्जुक डीएनए एकल रज्जुक में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए विकृतीकरण। विकृतीकरण का मतलब है हाइड्रोजन बंध का टूटना और हाइड्रोजन बंध टूटकर दोनों रज्जुकों का एकल रज्जुक में परिवर्तित हो जाना। अब पहला सवाल तो यह है कि हाइड्रोजन बंध कैसे टूटेंगे? तीन तरीकों से। एक तो आप डीएनए को अधिक तापमान का उपचार दे दो, मतलब अगर आप डीएनए को 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान पर हीट करते हो तो इतने अधिक तापमान पर कौन टूट जाएंगे? हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे और दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा, डीएनए अम्लीय होता है, तो अगर आप पीएच में परिवर्तन कर दोगे, जैसे ही आपने पीएच में परिवर्तन कर दिया, पीएच में परिवर्तन के कारण भी हाइड्रोजन बंध टूटेंगे, दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाएंगे। और तीसरा, कम आयनिक सांद्रता। जैसे ही आप डीएनए को ऐसे विलयन में रखते हो जहां पर आयंस कम होते हैं, कम आयनिक सांद्रता पर भी डीएनए क्या हो जाता है? विकृतीकृत। अब ऐसा क्यों सर? आयंस के कारण क्यों हो जाता है? मतलब डीएनए को आप शुद्ध जल में रखो या ऐसे विलयन में रखो जिसमें आयंस नहीं है, तो होता क्या है? दोनों डीएनए रज्जुक पर फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब जल में या विलयन में जो आयंस होते हैं वो आयंस इस ऋणात्मक आवेश को छुपा लेते हैं। अब अगर जल में आयंस नहीं होंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव छुप नहीं पाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज प्रतिकर्षण करेगा और प्रतिकर्षण के कारण हाइड्रोजन बंध टूटेंगे और दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाते हैं। तो डीएनए विकृतीकरण का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन बंध का टूटना और दोनों रज्जुकों का अलग अलग हो जाना। अब हाइड्रोजन बंध तोड़ने में कौन कौन से कारक काम करेंगे? अधिक ताप, पीएच में परिवर्तन और कम आयनिक सांद्रता। लिखो, डीएनए विकृतीकरण
या डीएनए डीनेचरेशन, लिखेंगे इसमें हाइड्रोजन बंध को तोड़ या हाइड्रोजन बंध के टूटने पर द्विरज्जुक डीएनए हाइड्रोजन बंध के टूटने पर द्विरज्जुक डीएनए का एकल रज्जुक में परिवर्तन द्विरज्जुक डीएनए का एकल रज्जुक में परिवर्तन डीएनए विकृतीकरण कहलाता है। डीएनए विकृतीकरण कहलाता है। फिर विकृतीकरण को प्रेरित करने वाले कारक, विकृतीकरण को प्रेरित करने वाले कारक, पहला अधिक ताप, अधिक ताप में ब्रैकेट में लिख लेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक, 80 डिग्री सेंटीग्रेड एवं उससे अधिक। दूसरा पीएच में परिवर्तन, पीएच में परिवर्तन। और तीसरा कम आयनिक सांद्रता, कम आयनिक सांद्रता। तो ये तीनों कारण हैं, इन तीनों के कारण हाइड्रोजन बंध टूटते हैं, हाइड्रोजन बंध टूटते हैं और दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो, फिर यहां पर नेक्स्ट आता है हमारे पास टीएम, यानी जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। अब डीएनए को विकृतीकरण करने के लिए अधिक तापमान देना पड़ेगा। तो टीएम या मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब है ये वो तापमान होता है या वो तापमान जिस पर 50% डीएनए का क्या हो जाता है, विकृतीकरण। तो ऐसा तापमान जिस पर 50% डीएनए विकृतीकृत हो जाए, ठीक है, ऐसा तापमान जिस पर 50% डीएनए विकृतीकृत हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर। अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको दो डीएनए सैंपल देता हूं, पहला डीएनए सैंपल है 80 GC और दूसरा डीएनए सैंपल है GC 80। इन दोनों में से किस डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा और क्यों? B3 बोल दो ना, B3। यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन बंध हैं, 2 4 6 8 11 14। कितने हाइड्रोजन बंध हैं, 14 हाइड्रोजन बंध है। यहां पर 3 6 9 12 14 16। कितने हाइड्रोजन बंध हैं, 16। तो 16 बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा तापमान चाहिए या 14 को, 16 को। तो किसका टीएम ज्यादा होगा, सेकेंड। मतलब टीएम किसके समानुपाती हो जाएगा, जितना ज्यादा जीसी डीएनए में होगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन बंध होंगे और उतना तोड़ने के लिए तापमान ज्यादा चाहिएगा। तो लिखेंगे टीएम या मेल्टिंग टेम्परेचर।
ठीक है, वह तापमान जिस पर वह तापमान जिस पर 50% डीएनए विकृतीकृत हो जाता है। वह तापमान जिस पर 50% डीएनए विकृतीकृत हो जाता है। और टीएम किसके समानुपाती हो जाएगा? जीसी मात्रा के। ठीक है भाई, चलो, तो ये टीएम किसके समानुपाती है? जीसी। जितना ज्यादा जीसी होगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन बंद होंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बंद होंगे उतना ज्यादा तापमान विकृतीकृत के लिए चाहिएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट एनसीईआरटी में आपके पास किन की साइज, डीएनए की साइज दे रखी है? जीनोम। तो अब हेडिंग डाल देंगे हम जीनोम साइज। अब ये जीनोम का मतलब क्या होता है? जैसे मानव जीनोम या जीवाणु का जीनोम या विषाणु का जीनोम। जीनोम का मतलब है डीएनए। कहीं पर भी आ जाए आपके पास ये जीनोम शब्द, तो जीनोम का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव के अंदर का डीएनए। और डीएनए की द्विगुणित मात्रा नहीं, कौन सी मात्रा? अगुणित। तो किसी भी जीव में अगुणित डीएनए की मात्रा क्या कहलाती है? जीनोम कहलाता है। अब इसमें जीनोम साइज में आपको एनसीईआरटी में जो जो दे रखा है आपको ध्यान में रखना है। जैसे मानव जीनोम, तो मानव जीनोम का मतलब है अगुणित डीएनए की मात्रा। तो कितनी हो गई? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। क्योंकि द्विगुणित मात्रा तो कितनी थी? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। फिर अगर हम बात करें ई कोलाई जीवाणु की, तो ई कोलाई जीवाणु तो अगुणित ही होता है। ई कोलाई के अंदर द्विगुणित होता ही नहीं डीएनए। शाबाश, कितना? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। फिर आपके पास आता है एक विषाणु, लैम्डा फेज। लैम्डा फेज में 48502 बेस पेयर। और एक आता है कॉलीफेज इंटू 174 वायरस, जिसका जीनोम साइज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप मुझे बताओ, हर जीनोम में अपन बेस पेयर लिखते हैं, बेस पेयर, बेस पेयर, बीपी बेस पेयर। यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स क्यों लिखा है? शाबाश, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है ये इसका डीएनए एकल रज्जुक या सिंगल स्ट्रैंडेड है। बेस पेयर का मतलब डीएनए द्विरज्जुक या डबल स्ट्रैंडेड है। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर ये लिख लेना। जीनोम साइज लिख रहे हैं पहले। किसी भी जीव की अगुणित डीएनए मात्रा, किसी भी जीव की अगुणित डीएनए मात्रा किसी भी जीव की अगुणित डीएनए मात्रा जीनोम कहलाती है। अगुणित डीएनए मात्रा जीनोम कहलाती है। और ये जीनोम साइज लिख लो।
ये आपने ऐसे ये चित्र क्या बनाया है टेक्स्ट बुक पे? ये नीले नीले वाले? आह, अच्छा, तो ये लिखा हुआ क्या है इस पे? ये किताब मेरी है? नहीं। हाँ भाई, लिख लिया ये। अब हेडिंग डालेंगे फिर हम मूल सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा। अब देखो, मूल सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा किस वैज्ञानिक ने दिया था? क्रिक ने। तो मूल सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा किस वैज्ञानिक ने दिया है? पहले तो क्रिक ने। अब ये क्या कहता है? देखो, हमें पता है आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है हमारे पास? डीएनए। तो हमें पहली चीज तो ये पता है कि आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण या डीएनए की कॉपी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन। फिर डीएनए के दो काम है। एक तो विभाजन से पहले ही अपनी कॉपी बनाएगा ताकि दोनों कोशिकाओं में बराबर बढ़ जाए। दूसरा, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है तो यह किसका निर्माण भी करेगा? आरएनए का। और डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुलेखन, या इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें से जो एमआरएनए होता है वो एमआरएनए आगे चलकर किस में परिवर्तित होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और एमआरएनए जब प्रोटीन को कोड करता है तो उस प्रक्रिया को हम स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सबसे पहले किसने बताया हमको? क्रिक ने। क्रिक ने यह बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जब वो अपनी कॉपी बनाता है तो उसे कहते हैं प्रतिकृतिकरण। फिर डीएनए जब आरएनए को कोड करता है तो उसे कहते हैं अनुलेखन। और एमआरएनए जब प्रोटीन्स को कोड करता है तो उसे कहते हैं स्थानांतरण। अब इसमें दो चीजें, डीएनए भी है, आरएनए भी है। डीएनए और आरएनए में से ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? डीएनए ज्यादा स्थायी है, इसलिए वो आनुवांशिक सूचना को संग्रहित कर सकता है। और क्रियाशील कौन है? आरएनए, इसलिए वो आनुवांशिक सूचना के प्रसारण में काम करता है। तो आनुवांशिक सूचना के प्रसारण में बेहतर कौन है? आरएनए, क्योंकि वो कम स्थायी है, अधिक क्रियाशील है। और डीएनए आनुवांशिक सूचना के संग्रह में काम करता है क्योंकि वो ज्यादा स्थायी है, कम क्रियाशील है। तो ये बना लो आप, एक मैं यहां लिख देता हूं। तो देखो, प्रोटीन सीधे डीएनए से बन रहा है या बीच में आरएनए प्रसारण के रूप में काम कर रहा है?
आरएनए प्रसारण के रूप में काम कर रहा है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो भी विविधताएं हैं या जो भी हैं वो किसके कारण विकसित हुई हैं? आरएनए के इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। स्थानांतरण को अनुवादन भी कहते थे, एनसीईआरटी ने स्थानांतरण लिखा हुआ है। वो रूपांतरण में पढ़ेंगे। नहीं, रिवर्स सिर्फ वायरसेस में होता है, कैंसर में कहाँ होता है? कैंसर में अनियंत्रित विभाजन हो जाता है। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा कहाँ से होता है? नहीं, कैंसर कोशिकाओं में टीलोमरेज एंजाइम की क्रिया बढ़ जाती है। क्यों? लेकिन WBC की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, तो हल्का सा मतलब जो उसमें लालपन है वो कम हो जाता है, क्योंकि WBC लाखों में पहुंच गई तो वो श्वेत होती हैं, तो लाल उसका जो जो हाँ लाल जो रेडनेस है वो कम होती रहती है। लिख लिया? अब देखो, ये तो सिंपल सेंट्रल डॉगमा है। अब इस सेंट्रल डॉगमा में रूपांतरण आया। भाई पहले तो जो क्रिक ने बताया था, क्रिक ने ये बताया था कि सेंट्रल डॉगमा एक दिशीय है। डीएनए की आनुवंशिक सूचना आरएनए में आती है, आरएनए वो सूचना किस में प्रसारित करता है? प्रोटीन में। लेकिन उसके बाद दो वैज्ञानिक थे, कौन से? टेमिन और बाल्टीमोर। और टेमिन और बाल्टीमोर ने बताया कि मूल सिद्धांत क्या हो सकता है? रिवर्स भी हो सकता है। और कौन सी प्रक्रिया रिवर्स हो सकती है? आरएनए से क्या बन सकता है? डीएनए। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, मूल सिद्धांत का रूपांतरण। ये हटा लूं? ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, मूल सिद्धांत का रूपांतरण। मूल सिद्धांत का रूपांतरण का मतलब है आरएनए से क्या बन सकता है? डीएनए। और आरएनए जब डीएनए बनाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहली चीज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सभी जीवों में देखा जाता है, हम में नहीं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया केवल विषाणुओं में देखी जाती है, और वो भी कौन से विषाणुओं में? आरएनए विषाणुओं में। ऐसे विषाणुओं में जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। ये आपका पोलियो वायरस, कोविड, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, जितने भी रोगजनक विषाणु हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, और उनके अंदर कौन सी प्रक्रिया देखी जाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो अपने आनुवांशिक पदार्थ या आरएनए को किस में परिवर्तित कर सकते हैं? डीएनए में। अब सिर्फ इनमें क्यों देखी जाती है? क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एंजाइम किन में पाई जाएगी? आरएनए विषाणुओं में, और आरएनए विषाणुओं में होगी, और ये एंजाइम आरएनए से किसका निर्माण करती है? डीएनए का। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? टेमिन और बाल्टीमोर ने। और इन दोनों ने किस विषाणु में इसकी खोज की थी?
राउ सार्कोमा वायरस में। और इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? टेमिनिज्म। लेकिन याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सब में नहीं होगा, केवल उन्हीं विषाणुओं में होगा जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। जैसे एचआईवी भी है, उसमें भी कौन सी प्रक्रिया देखी जाएगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। तो लिखेंगे। अच्छा, फिर हम लोग लेबोरेटरी में क्या करते हैं? लेबोरेटरी में हम एमआरएनए लेते हैं, और लेबोरेटरी में जब हम एमआरएनए लेते हैं तो एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनता है। उस डीएनए को किस नाम से जानते हैं? सीडीएनए, या उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो लेबोरेटरी में जब एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? सीडीएनए। लिखेंगे पॉइंट्स। मूल सिद्धांत में ये लिख लिया आपने, आरएनए से डीएनए क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लिखेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया केवल आरएनए विषाणुओं में देखी जाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया केवल आरएनए विषाणुओं में या केवल आरएनए वायरसेस में देखी जाती है, और इसका उत्प्रेरण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करती है, और इसका उत्प्रेरण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करती है। नेक्स्ट पॉइंट। इस प्रक्रिया की खोज टेमिन व बाल्टीमोर ने राउ सार्कोमा विषाणु में की थी। इस प्रक्रिया की खोज टेमिन व बाल्टीमोर ने राउ सार्कोमा विषाणु में की थी। और ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसे टेमिनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर ये लिख लेंगे लास्ट में, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनने वाला डीएनए सीडीएनए कहलाता है। सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। ठीक है, तो मतलब जब हम रूपांतरित मूल सिद्धांत की बात कर लेते हैं
तो रूपांतरित मूल सिद्धांत में आपके पास ये आ जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये मूल सिद्धांत था। मूल सिद्धांत के रूपांतरण में आरएनए से डीएनए, लेकिन आरएनए से डीएनए केवल किन में देखा जाएगा? आरएनए विषाणुओं में देखा जाएगा। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। देखो, अपन ने मानव डीएनए की लंबाई निकाली थी, कितना था? 2.25 मीटर लंबा डीएनए। 2.25 मीटर लंबा डीएनए का मतलब है अगर मैं इस बेंच से चालू करूं तो लगभग इस बेंच तक आएगा। मानव डीएनए को अगर आप ऐसे लंबा करो तो लंबाई 2.25 मीटर, 2.25 मीटर का लंबा का मतलब है इस बेंच से लेकर उस बेंच तक। 2.25 मीटर लंबा डीएनए कहां पाया जाता है? कोशिका के उस केंद्रक के भीतर जिसकी साइज माइक्रॉन्स में होती है। जो चीज आप अपने नेत्रों से देख नहीं सकते उसके अंदर आप अपन यहां 2.25 मीटर लंबाई तो किसी की भी नहीं होगी। कोई है क्या 7 साढ़े 7 फुट? नहीं है। तो 2.25 मीटर लंबा डीएनए केंद्रक के उस साइज में रहता है जिसकी साइज 10⁻⁻6 है। मतलब अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? डीएनए पैकेजिंग। ये 2.25 मीटर लंबे लंबे डीएनए केंद्रक के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे डीएनए पैकेजिंग। अब देखो, डीएनए पैकेजिंग हम दो में पढ़ेंगे। पहले तो हम प्रोकैरियोट्स में करेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में पढ़ेंगे, और फिर यूकैरियोट्स में भी देखेंगे। तो सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग हम किस में पढ़ेंगे? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब है हम सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग जीवाणु में नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले जीवाणु में देखेंगे। अब देखो, जीवाणु एक प्रोकैरियोट है, मतलब यह जीवाणु की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जीवाणु के अंदर या प्रोकैरियोट्स में विकसित केंद्रक होता है क्या? विकसित केंद्रक होता ही नहीं, मतलब कोई केंद्रक झिल्ली, कोई केंद्रिका है ही नहीं। तो पहला लक्षण तो हमको मालूम चल गया कि प्रोकैरियोट्स या जीवाणु के अंदर सुविकसित केंद्रक है नहीं। तो अगर इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं है तो इनका जो आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए है, पहली बात तो वो कैसा होता है? वृत्ताकार। जीवाणु में या प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होगा? होगा तो द्विरज्जुक, लेकिन कैसा होगा? वृत्ताकार या सर्कुलर। और वो कहां पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में। केंद्रक तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जीवाणु के अंदर ये जो वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए है वो केंद्रक में ना होकर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य के जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसे हम कहते हैं केंद्रकाभ, या उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो पहला लक्षण, जीवाणु के अंदर सुविकसित केंद्रक है नहीं। सुविकसित केंद्रक नहीं है तो उनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए, वो कोशिका द्रव्य के एक विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है जिसे कहते हैं केंद्रकाभ। तीसरी चीज, जीवाणु के डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़े नहीं होते। हिस्टोन प्रोटीन्स केवल यूकैरियोट्स में होता है। तो जीवाणु के डीएनए में कौन से प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, लेकिन दूसरे प्रकार के धनात्मक आवेश वाले प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स डीएनए को लूप के रूप में जोड़ के रखते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीअमीन्स। मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है
और ये दूसरे प्रकार के प्रोटीन्स इस डीएनए को किस रूप में व्यवस्थित रखते हैं? लूप के रूप में व्यवस्थित रखेंगे। तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सुविकसित केंद्रक है नहीं। डीएनए कैसा है? वृत्ताकार द्विरज्जोक। कहां पर उपस्थित है? कोशिका द्रव्य में। किस रूप में? केंद्रकाभ। तीसरा, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, उसके स्थान पर दूसरे पॉलीअमीन्स प्रोटीन्स होते हैं जो इसको लूप में व्यवस्थित रखेंगे। मतलब जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में तो कोई ज्यादा पैकेजिंग नहीं होती है। लिख लेंगे। हाँ, इसको न्यूक्लियोइड को गेनोफोर या जीनोफोर भी कहते हैं। लिख लेंगे। डीएनए पैकेजिंग सबसे पहले प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में। डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में। जीवाणु में सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। जीवाणु में सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। अतः इनका वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए कोशिका द्रव्य के एक विशेष भाग में पाया जाता है। अतः इनका वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए कोशिका द्रव्य के एक विशिष्ट भाग में पाया जाता है और उसे न्यूक्लियोइड या जेनोफोर कहते हैं। और उसे न्यूक्लियोइड या जेनोफोर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन्स अनुपस्थित रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स अनुपस्थित होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स अनुपस्थित होते हैं, परंतु अन्य क्षारीय प्रोटीन्स ब्रैकेट में लिख लेंगे पॉलीअमीन्स, परंतु अन्य क्षारीय प्रोटीन्स ब्रैकेट में पॉलीअमीन्स डीएनए को लूप में व्यवस्थित रखते हैं। अन्य क्षारीय प्रोटीन पॉलीअमीन्स डीएनए को लूप में व्यवस्थित रखते हैं। तो ये हमारे पास डीएनए पैकेजिंग किस में देख लिया अपन ने? जीवाणु या प्रोकैरियोट्स। इसमें कोई लंबी चौड़ी पैकेजिंग नहीं है। कोशिका द्रव्य में डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन्स तो नहीं है, लेकिन पॉलीअमीन्स के साथ कैसे लूप के रूप में व्यवस्थित रहता है। अब अपन देखेंगे 2.25 मीटर वाला डीएनए केंद्रक के अंदर कैसे रहेगा। मतलब डीएनए पैकेजिंग किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। तो अब नेक्स्ट लिखेंगे डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में।
ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स। सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, हमारा जो डीएनए है उसको पैकेज करने में कौन से प्रोटीन्स काम करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, यूकैरियोट्स या हमारे अंदर डीएनए किन प्रोटीन्स के साथ पैकेज रहता है? हिस्टोन प्रोटीन्स। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के जो संकुल है उसे किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो पहली चीज, हमारे अंदर 2.25 मीटर लंबे डीएनए को पैकेज करने में कौन सा प्रोटीन काम करेगा? हिस्टोन प्रोटीन काम करता है। और वो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को से संकुल बनाकर किस रूप में पाया जाएगा? न्यूक्लियोसोम। अब पहले ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं पता होने चाहिए। देखो, डीएनए पर चार्ज आवेश क्या होता है? ऋणात्मक, फॉस्फेट समूह के कारण। और डीएनए अम्लीय है, तो अगर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स को जुड़ना है तो हिस्टोन प्रोटीन्स धनात्मक आवेश होते हैं और क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स धनात्मक आवेश क्षारीय प्रोटीन्स हैं। और इनमें कौन से अमीनो अम्ल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? लाइसीन और आर्जिनिन। ये दोनों क्षारीय अमीनो अम्ल हैं और ये अमीनो अम्ल ज्यादा मात्रा में होते हैं। ज्यादा मात्रा में होने के कारण हिस्टोन प्रोटीन्स पर धनात्मक आवेश और क्षारीयता आती है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे हो गए? धनात्मक आवेश वाले क्षारीय प्रोटीन्स, जिसमें कौन से अमीनो अम्ल ज्यादा होते हैं? लाइसीन और आर्जिनिन। अब 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे? 5। H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब इन 5 हिस्टोन्स में से 4 हिस्टोन्स कौन कौन से? H2A, H2B, H3, H4। कौन कौन से हिस्टोन्स? H2A, H2B, H3, H4, 4 हिस्टोन्स हैं। चारों के दो दो अणु, 4 हिस्टोन्स, चारों के दो दो अणु क्या मिल जाएंगे? एक अष्टक बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया? एक हिस्टोन अष्टक। क्योंकि इसमें कितने हिस्टोन्स हैं? 4। H2A, H2B, H3, H4, चारों के कितने अणु हैं? दो दो अणु। तो मिलकर क्या बन गया? एक अष्टक। और इस हिस्टोन अष्टक के ऊपर ये डीएनए 2 बार घूमा रहता है। डीएनए लगभग कितनी बार घूमा रहता है? 2 बार। और ये फिसल ना जाए, हिस्टोन अष्टक के ऊपर से फिसल ना जाए, इसके लिए जो H1 बच गया था वो किसके रूप में काम करता है? लिंकर हिस्टोन के रूप में। तो ये हिस्टोन डीएनए का संकुल है और इस हिस्टोन डीएनए संकुल को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का मतलब डीएनए और हिस्टोन संकुल। हिस्टोन कितने प्रकार का था? 5। और हिस्टोन पर आवेश क्या था? धनात्मक। हिस्टोन अम्लीय है या क्षारीय? क्षारीय। कौन से अमीनो अम्ल ज्यादा मात्रा में है? लाइसीन, आर्जिनिन। कितने प्रकार के हिस्टोन्स थे? 5। उनमें से कौन कौन से अष्टक बनाते हैं? H2A, H2B, H3, H4, चारों के दो दो अणु मिलकर एक हिस्टोन अष्टक बनाते हैं। उस अष्टक के ऊपर डीएनए 2 बार घूमा रहता है और फिसलने से रोकने के लिए H1 लिंकर हिस्टोन। और इस संरचना को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। तो लिखेंगे पहले तो चीज ये यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़कर हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़कर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है।
न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में लिखें। हिस्टोन प्रोटीन्स धनात्मक आवेश वाले हिस्टोन प्रोटीन्स धनात्मक आवेश वाले क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स धनात्मक आवेश वाले क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं जिनमें लाइसीन व आर्जिनिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिनमें लाइसीन व आर्जिनिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पांच प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। H1, H2A, H2B, H3 व H4। ये आपने न्यूक्लियोसोम को टेढ़ा बनाया, गिर गया तो नहीं। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, H1, H2A, H2B, H3 व H4। नेक्स्ट पॉइंट, 4 हिस्टोन्स H2A, 4 हिस्टोन्स H2A, H2B, H3 व H4। चार हिस्टोन्स H2A, H2B, H3, H4 ब्रैकेट में प्रत्येक के 2-2 अणु। 4 हिस्टोन्स H2A, H2B, H3 व H4 ब्रैकेट में प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं, जिस पर डीएनए लगभग 2 बार घूमा रहता है। जिस पर डीएनए लगभग 2 बार घूमा रहता है। नेक्स्ट वन, H1 लिंकर हिस्टोन के रूप में कार्य करता है। H1 लिंकर हिस्टोन के रूप में कार्य करता है। इस डीएनए हिस्टोन संकुल को ही न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इस डीएनए हिस्टोन संकुल को ही न्यूक्लियोसोम कहा जाता है।
और ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए सम्मिलित होगा। ये डीएनए 2 बार घुमा हुआ है, कितने बेस पेयर, 200 बेस पेयर। तो न्यूक्लियोटाइड्स कितने, 400। अगर 200 बेस पेयर डीएनए सम्मिलित है तो न्यूक्लियोटाइड्स 400 होंगे। तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर डीएनए सम्मिलित होता है। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर डीएनए सम्मिलित होता है। ठीक है, ये बना लिया, बना लो। बन गया। अब देखो इधर, यहां पे ये आपके पास कुछ ये देखो, ये आपके पास ये न्यूक्लियोसोम की संरचना है जिस पे डीएनए लगभग कितनी बार घूम रखा है, 2 बार। तो ये सारी संरचना, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये धागे जैसा जो दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। तो एनसीईआरटी में कह रखा है धागे पर मणिकाएं पाई जाती हैं। तो ये धागा देखो, ये धागा किसका बना हुआ है, क्रोमैटिन का। और इसमें ये मणिकाएं या जो बीड्स हैं इसे क्या दर्शाते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन की पुनरावृत्त इकाई हो गई, बहुत बार आ रहे हैं। तो न्यूक्लियोसोम को हम क्या कहते हैं, मणिकाएं या बीड्स। और क्रोमैटिन को हम क्या कहते हैं, धागा या स्ट्रिंग। और इस संरचना को हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स,
धागे पर मणिकाएं, और यहां पर ठीक है, बना लिया? नहीं। अब देखो, ये केवल पहले स्तर की पैकेजिंग है। आप सोचो कि एक न्यूक्लियोसोम, एक हिस्टोन होगा, हिस्टोन के ऊपर डीएनए 2 बार घूम जाएगा, तो उसके कारण 2.25 मीटर लंबा डीएनए केंद्रक में आ जाएगा? नहीं। ये केवल कितने स्तर की है? पहले स्तर की पैकेजिंग है। इसके बाद और स्तर पर क्या देखी जाएगी? पैकेजिंग। तभी संघनन होगा और तभी क्या होगा, आपके पास केंद्रक के भीतर डीएनए आ पाएगा। ठीक है, तो ये तो बना लिया। अब अपन ये लिख लो, आगे कर लूं? तो इधर देखो, उदाहरण के तौर पे अपन वापस क्या कर रहा हूं मैं, ये रहा मेरे पास 2.25 मीटर लंबा डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए में अपन ने जो पैकेजिंग देखी है, वो पहले स्तर पर अपन ने पैकेजिंग देखी है जिसमें न्यूक्लियोसोम बना, मतलब ये अभी अपन ने देखा है। ठीक है, ये अपन ने कौन सी संरचना देख ली? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक था, हिस्टोन अष्टक पर डीएनए 2 बार घूम रखा है। ये पहले स्तर की पैकेजिंग है। अब ध्यान देंगे, अगले स्तर की पैकेजिंग में क्या होंगे, ये सारे न्यूक्लियोसोम और पास पास आएंगे और 6-6 का गुच्छा बनाएंगे। मतलब अब आपके पास ये कुछ
ठीक है, ये आपके पास 6 न्यूक्लियोसोम और एक दूसरे के साथ पास पास आए। ये संरचना फिजिक्स में सोलेनॉइड पढ़ते हो आप लोग, उसके जैसी दिखती है। तो इस मॉडल को कहते हैं हम सोलेनॉइड या 30 nm फाइबर। ठीक है ना। हम लोग डीएनए की पैकेजिंग देख रहे हैं। 2.25 मीटर लंबा डीएनए था। सबसे पहले उसको अपन ने क्या किया, न्यूक्लियोसोम में संघनित किया। उसके बाद ये 6 न्यूक्लियोसोम का और गुच्छा आता गया, क्या बना, सोलेनॉइड। यहां तक हिस्टोन प्रोटीन की हैसियत थी। हिस्टोन प्रोटीन बोलता है भाई मैं तो डीएनए को इतना तक तो पैकेज कर सकता हूं, इसके आगे और संघनन और पैकेज करने के लिए क्या चाहिएंगे, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन्स। मतलब अब यहां पर अगर आपको डीएनए को ऐसे क्रोमैटिन और गुणसूत्रों में और संघनित करना है तो अगले स्तर की पैकेजिंग में कौन काम करता है, एनएचसी। अंग्रेजी में तो इसे हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स प्रयुक्त होते हैं, या इसे हम कहते हैं गैर और अगले स्तर की पैकेजिंग में जब गैर हिस्टोन प्रोटीन्स काम करेंगे तब आपके पास डीएनए किस में पैकेज हो जाएगा, किसके रूप में, गुणसूत्र। तो पहले स्तर की पैकेजिंग में क्या था, न्यूक्लियोसोम। दूसरे स्तर की पैकेजिंग में 6 न्यूक्लियोसोम का गुच्छा बना। 6 न्यूक्लियोसोम के गुच्छे को क्या कह दिया, सोलेनॉइड। और इसको और संघनित करने में कौन से प्रोटीन्स काम करेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और फिर ये पूरा डीएनए किस रूप में पैकेज हो जाएगा, गुणसूत्रों के रूप में बना। तेरी आपने तो ऐसे वो स्ट्रॉबेरीज बनाई है जबरदस्त। लाल आम कौन से होते हैं यार। ठीक है, लिख लिया, बन गया, नहीं।
सोलेनॉइड के आगे लिखा है 30 nm फाइबर। हाँ, ये मेटाफेज गुणसूत्र कहेंगे इसको। अच्छा, अब इसका मतलब ये जो अपन बार बार क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, ये क्रोमैटिन रासायनिक रूप से क्या है? मतलब क्रोमैटिन में क्या क्या शामिल है? क्रोमैटिन में डीएनए है, हिस्टोन होंगे, गैर हिस्टोन प्रोटीन्स और थोड़ी बहुत मात्रा में आरएनए शामिल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये बन गया? नहीं बना। एक पॉइंट लिख लो, फिर ये बनाते रहना पे लास्ट से। क्रोमैटिन में लिख रहे हैं अपन। ठीक है, NHC का मतलब है ये गैर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इनके नाम होते हैं कोहेजिन्स और कंडेंसिन्स, बट नाम जरूरत नहीं है, ये गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन्स है। ठीक है, यहां पर एक लिख लेंगे, रासायनिक रूप से क्रोमैटिन रासायनिक रूप से क्रोमैटिन डीएनए, रासायनिक रूप से क्रोमैटिन डीएनए, कॉमा हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, कॉमा गैर हिस्टोन प्रोटीन्स एवं कुछ आरएनए से बना होता है। रासायनिक रूप से क्रोमैटिन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, गैर हिस्टोन प्रोटीन व कुछ मात्रा में आरएनए या कुछ आरएनए से बना होता है। ठीक है, फिर ये क्रोमैटिन के दो रूप हैं, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, वो अब कल देख लेंगे। ये बन गया। ये यहां पे लिखा हुआ है अगले स्तर की पैकेजिंग में NHC नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रयुक्त, और नॉन हिस्टोन को हम कहते हैं गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन्स। ठीक है भाई।